अभी भी ये एक डायलेमा है, एक कंफ्यूजन है कि जॉइंट्स रिलेटेड पेन है तो कहाँ जाना है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है ना कि हार्ट के डॉक्टर है, या न्यूरोलॉजिस्ट आपको पता है कि ये ब्रेन के डॉक्टर है, पर जॉइंट का डॉक्टर कौन है ये साधारण जनमानस को अभी भी पता नहीं है। जॉइंट का डॉक्टर जो है वो रूमेटोलॉजिस्ट है। अगर कोई आपके पास में कमर का दर्द या पीठ का दर्द लेकर आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि सुबह में वो बहुत स्टिफ है, सुबह उठने के बाद बहुत स्टिफ है, तो ये इसको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं। बैक इज स्टिफ इन द मॉर्निंग, तो ये है, तो इसका मतलब है कि ये एंकाइलोजिंग हो सकता है। सारे बीमारियों में जो रूमेटिक डिसीज है मुझे सबसे डरावनी लगती है वो है लूपस, एसएलई। एक मेरी पेशेंट ऑलरेडी रूम में थी और वो मैं उसको चेक कर रही थी, और दूसरी एक पेशेंट मेरी लूपस की वो आई और वो मुझसे बात करने लगी, और मैं उसे कहते कहते मैं बता रही थी कि एसएलई आपको एसएलई है इस तरह से। एंड द अदर वन शी स्टार्टेड क्राइंग। उसने बोला कि मैम मुझे लगा कि मैं ही एक अकेली कोई दूसरे ग्रह से आई हुई प्राणी हूँ और सिर्फ मुझे इस दुनिया में ये बीमारी हुई है और मेरे जैसा कोई है। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। एंड शी लाइक लिटरली वो रोने लगी है सुन के। इन बीमारियों की तरफ देखने का जो हमारा अप्रोच है वो कितना हेल्पफुल है टू फाइट अगेंस्ट दिस ऑल रूमेटिक एंड ऑटोइम्यून डिसीजेस। कि ये सभी बीमारियां ट्रीटेबल हैं। आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ट्रीटेबल बीमारी आपको दी। इसको ट्रीटमेंट है, दे कैन बी कम्प्लीटली ट्रीटेड और वो एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों नमस्ते। अगर मैं कहूं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे ही शरीर पे अटैक कर दे, यस, इस तरह का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है मेडिकल साइंस में और इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। दोस्तों जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर के कोशिकाओं को पहचानने में गड़बड़ आ जाती है तो वो हमारे शरीर के कोशिकाओं को बाहर की कोशिकाएं यानी बाहर के सेल्स, बाहर का वायरस, बाहर का कुछ समझ के अटैक करने लगती है, तो एक कंडीशन क्रिएट होती है, उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। वैसे दोस्तों आपको लगेगा कि दिस कंडीशन इज वेरी अनकॉमन, लेकिन मैं बता दूं कि इंडिया में 0.28 टू 0.78 इस प्रोपोर्शन में ऑटो इम्यून कंडीशंस के पेशेंट्स मिलते हैं। और ये जो पूरा साइंस है जो बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी और इससे रिलेटेड डिसीज को ट्रीट करता है, उसका अभ्यास करता है, वो है रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। और आज हमने द अनस्क्रिप्टेड के इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है सेंट्रल इंडिया के वेरी सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति रामटेके मैम को, और हमने उनसे डिस्कस किया कि ये ऑटो इम्यूनिटी और इससे जुड़े जो बीमारियां है वो एग्जैक्टली कौन सी है। दोस्तों अभी जो इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह से उंगलियां टेढ़ी होना या इस तरह की और कंडीशंस जिसमें शामिल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसएलई यानी लूपस, और इसके अलावा ए नंबर ऑफ इस तरह की डिसीजेस जो अराउंड 100 के आसपास डिसीजेस है, इन सारे बीमारियों को जो ट्रीट करते हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। दोस्तों इस पूरे पॉडकास्ट में हमने उनसे ये जाना है कि एग्जैक्टली क्या है मॉडर्न मेडिसिन में इसके कुछ ट्रीटमेंट्स है, और अगर किसी को ये सारी कंडीशंस आती है तो व्हाट दैट पर्सन शुड डू। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को विद डॉक्टर स्मृति रामटेके मैम ऑन द रूमेटोलॉजी। लेकिन पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपके आगे के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं द अनस्क्रिप्टेड। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अमर। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम अच्छा हूँ। मैम जो हमारा कॉन्सेप्ट है रूमेटोलॉजी इन इंडिया, ये एक न्यू ब्रांच है ऐसा मुझे लगता है। मैं रूमेटोलॉजी की मेरी एक छोटी मेमोरी सवाल स्टार्ट करने से पहले एक मेमोरी बताता हूँ। जब मुझे ये पता चला कि एक डॉक्टर जो बेसिकली जॉइंट्स के डॉक्टर है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं, लेकिन वो ऑर्थोपेडिशियन नहीं है। जब मैंने ये सुना कि हाउ इट कैन पॉसिबल, जॉइंट्स और ऑर्थोपेडिशियन ये हमारा एक जिसको हम बोल सकते इक्वेशन है कि जॉइंट्स पेन हो रहा है
ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है। लेकिन जब पता चला कि रूमेटोलॉजी ये इस तरह की ब्रांच है, तो आई वॉज शॉक्ड। और मुझे ये पता है कि हमारे व्यूअर्स और इन जनरल इन सोसाइटी अभी भी ये एक डायलेमा है, एक कंफ्यूजन है कि जॉइंट्स रिलेटेड पेन है तो कहाँ जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैम, हु इज रूमेटोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट एग्जैक्टली क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये अमर। बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो है वो बोन एंड बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। जैसे आपको फ्रैक्चर हो गया या जॉइंट रिप्लेसमेंट्स है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं। और रूमेटोलॉजिस्ट जो है, ये इन्फ्लेमेटरी जो डिसीजेस है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग है या लूपस है, इस तरह के जो प्रश्न है, जो मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो प्रश्नों को देखते हैं। कोई भी जोड़ों की जो समस्या है, जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में दर्द आना, ये रूमेटोलॉजी का स्कोप है। और रूमेटोलॉजी जो है ये अभी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 25 इयर्स ऑफ रूमेटोलॉजी में हम हैं। जैसे इसकी जो शुरुआत हुई है वो साधारण सन 1995 90s में, लेट 90s, अर्ली एंड लेट 90s में रूमेटोलॉजी इवॉल्व हुआ, स्टार्टेड इवॉल्विंग, एंड नाउ इट इज लाइक ब्लॉसमिंग। सो हम अभी भी अपने टीनेज फेज में है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड इट इज स्टिल टू येट टू ब्लूम, एक एडल्ट होने की संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी भी जो साधारण लोग हैं उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है ना कि हार्ट के डॉक्टर है, या न्यूरोलॉजिस्ट आपको पता है कि ये ब्रेन के डॉक्टर है, पर जॉइंट का डॉक्टर कौन है ये साधारण जनमानस को अभी भी पता नहीं है। जॉइंट का डॉक्टर जो है वो रूमेटोलॉजिस्ट है। ओके मैम, अभी आपने ये बताया कि एक डिजीज का स्पेक्ट्रम बताया। अभी एक सवाल ऐसा है कि जो रूमेटोलॉजिस्ट को जो डिसीजेस, मतलब रूमेटोलॉजिस्ट के आने के पहले जो हमें डिसीजेस होती है, वो डिसीजेस क्यों होती है, और उनके इन जनरल आप थोड़ा स्पेक्ट्रम नाम बता सकते हैं कि कौन से रूमेटोलॉजिकल डिसीजेस है? रूमेटोलॉजिकल डिसीजेस यूजुअली ऑटो इम्यून डिसीजेस और रूमेटोलॉजिकल डिसीजेस ये एक ओवरलैप है। तो सभी रूमेटोलॉजिकल डिसीजेस ऑटो इम्यून है ये जरूरी नहीं, पर मैक्सिमम जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं वो रूमेटोलॉजी के स्पेक्ट्रम में आती है। ऑटो इम्यून बीमारियां यानी क्या, जब हमारा ही शरीर का जो प्रोटेक्टर है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो अपने ही शरीर के सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगे, तो उसे कहते हैं ऑटो। ऑटो यानी खुद, ऑटो इम्यून सिस्टम। तो खुद के अगेंस्ट में जब हमारा खुद का शरीर काम करता है तो उसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो आपने सुना होगा, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात, एसएलई है, उसके बाद स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस आपने नाम सुना होगा, फाइब्रोमायल्जिया है, ये सब इसी स्पेक्ट्रम में आते हैं। और इस सोरियासिस है, सोरियासिस के साथ आने वाला आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये सभी जो बीमारियां है इसी स्पेक्ट्रम में, यानी ऑटो इम्यून और रूमेटोलॉजिकल डिसीज के स्पेक्ट्रम में आते हैं। ओके मैम, सो अभी हम आपने जो डिसीजेस बताए अलग अलग, हम एक एक डिसीज के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है? तो मैम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो बीमारी है ये महिलाओं को ज़्यादातर होती है, 90% महिलाओं में आती है। और उसका कारण है महिलाओं के पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम है, उसकी वजह से जो एक्सेसिव जेनेटिक मटेरियल है उससे ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादा बनती है, और इससे महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। पर पुरुषों में भी आती है, जहाँ जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या वो पुरुष स्मोकिंग करते हैं, उन पुरुषों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमें देखने मिलता है। महिलाओं में जब ये आता है तो यूजुअली ये एज ग्रुप जो है ये 20 से लेकर 40-50 तक जाता है। और इन महिलाओं को सभी जोड़ों में दर्द आना, सूजन आना, सुबह उठने के बाद शरीर स्टिफ रहना, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी नहीं कर पाना, और जब पेन किलर ले रहे हैं या फिर थोड़ा गर्म पानी से नहा रहे या फिर थोड़ा टाइम निकल जाता है, जैसे 2-4 घंटे, तो फिर वो मूवमेंट कर पाते हैं। और इस तरह से ये महिलाएं कुछ भी जो रोजमर्रा का काम है वो करने में असक्षम है। जैसे खाना बनाना है, रोटी बनाना है, बर्तन साफ करना है, घर में साफ सफाई करना है, ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। या जो वर्किंग महिला है उन्हें भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज करने में डिफिकल्टी होती है। तो ये काफी ज्यादा डिसेबलिंग बीमारी है, यानी रोजमर्रा के जीवन को ही आपके अफेक्ट कर रही है। और एट द सेम टाइम आपके फैमिली लाइफ, क्योंकि आप महिला है तो आप बेसिस है,
है ना, आप बेसिस है कोई भी फैमिली का, तो महिला का स्वास्थ्य अगर अफेक्ट हो गया तो पूरा फैमिली का, बच्चों का, हस्बैंड, सभी का स्वास्थ्य अफेक्ट होता है। और ये बीमारी क्योंकि जानकारी नहीं है समाज में, तो बहुत लेट मरीज हमारे पास में पहुंचते हैं और तब तक ये बीमारी जोड़ों को खराब कर चुकी होती है। और इवेंचुअली ये मरीज जो है वो हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, घुटना टेढ़ा, इस तरह का डिसेबिलिटी लेकर हमारे पास आते हैं। पर जब से अब इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा है और जो मरीज हमारे पास जल्दी आते हैं और जिनको जल्दी इलाज मिलता है, उन्हें किसी भी प्रकार का व्यंग उन्हें नहीं रहता है और वो एक बहुत बढ़िया जीवन, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। इसीलिए देयर इज अ नीड कि वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जितना जल्दी मरीज रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचेगा, उतने चांसेस है कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सीलेंट हो, या वो एकदम नॉर्मल इंसान हो, या उसको देख के पता भी नहीं चले कि इस बंदे को या इस बंदी को आर्थराइटिस है। So that is the beauty of treating it early. ग्रेट ग्रेट ना। अभी एक कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूँ, ये कंडीशन आपके ओपीडी में कितनी कॉमन है और इससे बाहर आने के लिए सोसाइटी ने हमने क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आपके ओपीडी में ऑब्जर्व करने का मौका दिया था। मैंने देखा कि एक पेशेंट 10-12 दवाइयों की छोटी छोटी बॉटल्स वो लेके आया था आपके पास, और आपने उसका डायग्नोस किया कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और वो होगा करीबन 6 से 8 सालों से। और वो पेशेंट वो फॉलोअप में था, उसके बाद वो बता रहा था कि नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन, कि ये मैं अभी ठीक हो गई हूं, लेकिन वो 8 साल वो पेन सहन करती रही। ये कितना कॉमन है मैम? और ये ट्रीटमेंट का मैजिक जो भी आपने बताया, इसके साथ अगर आप बताना चाहेंगे तो। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। पेशेंट्स जो है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज कि कहाँ जाना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, इस वजह से पेशेंट बहुत सफ़र करते हैं। और जो 7 और 8 साल का, जो मैंने कहा कि अगर पेशेंट को डिफॉर्मिटीज़ आ गई, हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा, इसका मतलब काफ़ी समय से वो बीमारी उनकी चल रही है। पर पेशेंट को होप खोने की ज़रूरत नहीं। कोई भी टाइम पर वो अगर आप पहुंचते हैं, उन्हें सही ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। तो क्या है कि पेशेंट्स जो है उनको वर्ड ऑफ माउथ से वो ट्रीटमेंट लेते हैं, और हमारे देश में कोई कायदा कानून इस तरह का नहीं है कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है या ओवर द काउंटर मेडिसिन है, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। तो बहुत बार पेशेंट अगर कोई पेन किलर खा रहे हैं तो पेन किलर ही खाते रहते हैं, या कोई फॉर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं तो स्टेरॉइड ही लेते रहते हैं, या कोई पुड़िया या कोई अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं जो है, तो वो लेते रहते हैं, और उसमें उनका आज का दिन तो निकल जाता है, यानी दर्द कम हो जाता है, पर बीमारी पे उसका कोई असर नहीं। तो उसकी वजह से जो जोड़ जो है वो खराब होते जाते हैं, और इवेंचुअली एक समय ऐसा आता है कि घुटने टेढ़े हो गए, हाथ टेढ़े हो गए। वो समय आने के बाद में हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती है। घुटना टेढ़ा हो गया तो हम बदल सकते हैं ना, पर हाथ और पैर कैसे बदलेंगे? हाथ और पैर बदले नहीं जा सकते। तो वो जो व्यंग है, उसके साथ वो पेशेंट को जीवन बिताना पड़ता है। यही इस बीमारी की त्रासदी है कि अगर जल्दी से जल्दी पेशेंट पहुंचता है, मरीज पहुंचता है सही डॉक्टर के पास, तो आगे का जीवन उसका सुखमय हो सकता है। ग्रेट। मतलब ऐसी दवाई आई है कि दवाइयों का तो हम सेपरेट डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ऐसी दवाइयां हैं जो बेसिकली पेशेंट को व्यंगत्व से बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा रिसर्च अब इस समय अगर आप मुझे पूछेंगे कि कहाँ हो रहा है, तो वो है 2 ही फील्ड्स में हो रहा है, इम्यूनोलॉजी यानी रूमेटोलॉजी और कैंसर। यहाँ नई नई दवाइयाँ आ रही है, हर कुछ महीनों में नई दवाई आ रही है। बहुत सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च चल रहा है, और आगे जाके ये पेशेंट एकदम ही परफेक्ट नॉर्मल लाइफ जी सकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेट ग्रेट। अभी जो सेकेंड वन ऑफ द कॉमन बीमारी है रूमेटोलॉजी, डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं, आई गेस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एम आई राइट मैम? यस मैम, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? कि स्पॉन्डिलाइटिस तो पता है हमें, जो हम देखते हैं कि गले में पट्टा बांध के घूम रहे हैं, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन ये वाला स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? ये बहुत ही अच्छा सवाल है अमर। स्पॉन्डिलाइटिस जो आप गले में पट्टे वाला जो स्पॉन्डिलाइटिस बोल रहे हैं, वो डीजनरेटिव है, यानी उम्र के साथ में जो घिसाव हो गया, स्पाइन जो हमारे वर्टिब्री है उसमें जो घिसाव आ रहा है, उसकी वजह से वो
स्पॉन्डिलाइटिस या जो हम नॉर्मली जो बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, दैट्स बिकॉज ऑफ डीजनरेशन, घिसाव, उम्र के साथ में आने वाला घिसाव। ये एंकाइलोजिंग जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, यानी इसमें सूजन आती है और सूजन के बाद में डैमेज होता है। तो सूजन जो है वो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्री है और हमारा नीचे का जो सैक्रोइलियाक जॉइंट है, ये जॉइंट्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उसमें, और इवेंचुअली अगर सही इलाज नहीं मिलता है तो पेशेंट झुक जाता है। ये पेशेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस पुरुष होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस महिलाओं की बीमारी है। अच्छा। और स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी में पुरुष भी इक्वली अफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं अफेक्ट नहीं होती। महिलाओं में तो डायग्नोसिस होने में और ज्यादा देरी हो जाती है। दोनों ही सेक्स अफेक्ट होते हैं, पर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। यंग मेल का बीमारी है, यंग मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। कभी कभी बहुत एग्रेसिव होता है, पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है, और क्योंकि सही डायग्नोसिस। तो ये जो हमारी स्टडीज हुई वेरियस, उसमें दिखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 5 to 7 years का डिले है इसके डायग्नोसिस में, 5 to 7 years का। और इसका जो रेड फ्लैग है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको, ये व्यक्ति को एंकाइलोजिंग हो सकता है, क्या संभावना है। तो ये अगर कोई आपके पास में कमर का दर्द या पीठ का दर्द लेकर आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि सुबह में वो बहुत स्टिफ है, सुबह उठने के बाद बहुत स्टिफ है, तो ये इसको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं। बैक इज स्टिफ इन द मॉर्निंग, तो ये है, तो इसका मतलब है कि ये एंकाइलोजिंग हो सकता है। हमें पेशेंट के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और उस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए। दूसरा चीज़ है, अगर कोई कह रहा है कि दिन भर तो मैं बढ़िया हूँ, सुबह में बढ़िया उठ जाता हूँ, पर जैसे मैं काम करने लगता हूँ तो बाद में मुझे दर्द होता है, तो ये होगा आपका सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, यानी डीजेनरेशन से होने जिसमें वो पट्टा लगाते हैं। यस। तो अगर काम के बाद जो बढ़ता है वो डिजेनरेटिव है, और आराम के बाद जो बढ़ता है वो इन्फ्लेमेटरी। इट्स दैट सिंपल। तो कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आप आराम कर रहे हैं, बहुत समय बैठे और आप स्टिफ हो रहे, एक जगह लेट गए हैं और स्टिफ हो रहे, तो इट इज इन्फ्लेमेटरी। तो ये एंकाइलोजिंग वाला जो स्पेक्ट्रम है वो हो सकता है। अच्छा मैम, अभी दो सवाल है, इसके रीजन क्या है, क्या क्यों होता है एएस, और इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एएस एक तो जेनेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, और उसके अलावा बहुत बार एएस का जो स्पेक्ट्रम है उसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस भी आता है। तो हम मरीज को हमेशा पूछते हैं कि सोरियासिस तो नहीं है आपको कहीं, मतलब जो स्किन की बीमारी, स्किन की बीमारी। तो सोरियासिस के साथ आने वाले आर्थराइटिस को सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। बहुत सारे रोगी जो है जिनको सोरियासिस है उनको भी ये हो सकता है। एंकाइलोजिंग हम इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस से बोलते हैं, पर वो स्पेक्ट्रम एक जैसा है, मतलब वो दिखने में एक जैसी बीमारी है। दूसरा सोरियासिस में बहुत बार हम जैसे इस तरह का पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि उसको डैंड्रफ तो नहीं है कहीं बहुत ज्यादा, या स्कैल्प में छुपा हुआ सोरियासिस तो नहीं है, या नाखून में तो सोरियासिस नहीं है, या कहीं सोरियासिस का पैच तो नहीं है जो पेशेंट ने मिस कर दिया। खुद पेशेंट नहीं बताते कि वो स्किन के डॉक्टर के पास में गए, तो हम पूछते हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है क्या आपका, और वैसे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत बार यही बीमारी पेट की बीमारी के साथ आती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज, उसके साथ में भी ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो स्पेक्ट्रम वाली बीमारी है वो आती है। और इसके अलावा बहुत बार वो आंख के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको यूवियाइटिस नाम का प्रॉब्लम, आइरिडोसाइक्लाइटिस एंटेरी यूवियाइटिस उन्हें होता है। आंख लाल हो जाना, एक ही आंख, और आंख में दर्द होना, और फिर वो आंख से दिखने में मुश्किल या फोटोफोबिया हो रहा है, और फिर वो उनका अटैक निकल गया, फिर बाद में थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं दवाइयाँ लेकर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, पर उसका अंडरलाइंग कॉज है एंकाइलोजिंग लाइक डिसीज। अभी आपने एक स्पेक्ट्रम वर्ड यूज किया, उसमें कौन सी बीमारी आती है वो एक बार बताना चाहेंगे? तो उसमें स्पेक्ट्रम है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस का जो स्पेक्ट्रम है, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी बोलते हैं हम इसको, हाँ। तो उसमें एएस एक है, एंड देन सोरियाटिक आर्थराइटिस है, एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के साथ में एसोसिएटेड आर्थराइटिस है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। ओके मैम, अभी आपने एक जेनेटिक के बारे में आपने बताया, आई गेस एक जीन है मैम कोई
वो जीन पॉजिटिव आता है, उसकी कोई टेस्ट आप बताते हैं? HLA-B27 HLA-B27, ये हाँ। इसके साथ में एसोसिएट डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूजुअली ये पेशेंट्स का अगर बहुत समय हो गया तो एक्सरे में भी सैक्रोइलेक जॉइंट का अफेक्शन दिखता है, सैक्रोइलाइटिस आता है तो बेस्ट इमेजिंग उसके लिए MRI है सैक्रोइलेक जॉइंट का, और HLA-B27 पॉजिटिविटी। और इन्फ्लेमेटरी बैक पेन पेशेंट को रहता है, कभी रेड आई होता है या यूवेटिस जो मैंने बताया वो भी इसके अंदर ही आता है। तो मैम अभी थोड़ा HLA-B27 के बारे में, मैं जब इंटरनेट पे देख रहा था, बहुत सारे ऐसे वीडियोस है कि HLA-B27 है यानी आपका एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको है, ऐसा इन जनरल एक डिस्कशन पेशेंट्स का चलता है। मुझे एक फैक्ट्स जानना है कि क्या HLA-B27 मतलब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। HLA-B27 पॉजिटिविटी और इज नॉट इक्वल टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। पेशेंट को अगर सिम्टम्स है, साइंस है और पेशेंट को उसके साथ में अगर MRI फाइंडिंग्स है और HLA-B27 पॉजिटिव है, ये सब चीजें जब जुड़ जाती है, सब मिल के फिर हम पेशेंट को एज अ होल देखते हैं। किसी को HLA-B27 पॉजिटिव है पर कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो वो दैट इज या ऐसा भी होता है। कभी पेशेंट का ऐसा भी होता है कि जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है कि वन सिंगल एपिसोड आया, वो निकल गया 2-3 महीने बाद, फिर उसको 10 साल कुछ भी नहीं हुआ। अभी कल परसों ही मैंने मरीज देखा तो 2017 में मैंने देखा था, तभी उन्हें 2-3 महीने वो तकलीफ रही, फिर निकल गई, अभी फिर से आ गई। तो ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट्स को 10 on 10 मार्क्स है, इट्स अ स्पेक्ट्रम। तो 1 में से 10 कहीं भी आपका नंबर हो सकता है। जो बहुत सीवियर बीमारी है उसको 10 में से 10 मार्क है, कम बीमारी है उसको 10 में से 2 मार्क है, उससे थोड़ी ज्यादा है तो 10 में से 5 मार्क है। अभी HLA-B27 के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इसके अलावा भी कोई और टेस्ट होती है जो बेसिकली इसका कंफर्म डायग्नोस करती है? ऐसी कोई ब्लड टेस्ट है या कोई और टेस्ट? नहीं, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम देखते हैं, ESR और CRP, HLA-B27 MRI, यही टेस्ट है। अच्छा, ओके। इसके अलावा नहीं। बीइंग पेशेंट ऑफ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हमारा फर्स्ट टारगेट मोबिलिटी है और उसके बाद वो बम्बू स्पाइन रोकना है। हाँ, तो अभी तो ये रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है। अभी बहुत सारे जो मेडिसिन है, जैसे TNF इनहिबिटर्स है, और अभी जो नए इंटरल्यूकिन I-17 जो दवाइयाँ आई हैं, ये सब बीमारी को की रोकथाम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अच्छा मैम, मतलब पहले AS का डायग्नोस हुआ तो बम्बू स्पाइन पक्का होना था 25-30-40 साल पहले, अब वैसा नहीं। अब वैसा नहीं। नहीं, पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है और एक अच्छा जीवन जी सकता है। ग्रेट, 100%। मैम अभी तीसरी बीमारी, ये सारे बीमारियों में जो रूमेटिक डिसीज है मुझे सबसे डरावनी लगती है। वर्ड डरावनी अच्छा नहीं है, आप मेरा डर निकालिए। वो है लूपस, SLE। मैम क्या है SLE? और जो मैंने कहा, क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि डरावनी है बीमारी? ये कठिन प्रश्न है, लेकिन SLE जो बीमारी है यूजुअली यंग विमेन की बीमारी है, और अगर इसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही इलाज नहीं मिला तो डरावनी है ज़रूर। पर जो भी मैंने मेरे मरीज देखे हैं, तो अगर ये नॉर्मली रेगुलर फॉलोअप करते हैं, रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर की राय मानते हैं और अपना रेगुलरली जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो लेते हैं, तो वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उन्हें बच्चे हो सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। परफेक्ट। लेकिन अभी हम SLE के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या है SLE, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो SLE या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये जो बीमारी है जिसे हम लूपस कहते हैं, तो ये मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, स्किन में रैशेज आना, जॉइंट पेन होना, जॉइंट स्वेलिंग होना, और कभी कभी प्लेटलेट कम होना, WBC यानी सफ़ेद पेशी कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, और इसके अलावा जो किडनी है उस पे इसका असर आना, जिसे हम लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं, जिससे हम डरते हैं काफ़ी कि ये नहीं हो पेशेंट को। और ब्रेन पे इसका अफेक्ट आना, जिसे कहते हैं CNS लूपस, है ना। तो बहुत सारे लूपस के पेशेंट्स को थोड़ा सा कॉग्निटिव डिसफंक्शन या मेमोरी इश्यूज और
कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर ब्रेन में आ गया तो एपिलेप्सी या ब्रेन में डीमाइलिनेशन के चेंजेस, ये सब चीज़ें हो सकती है। ओके। हृदय में भी कभी कभी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये प्रॉब्लम्स इनके हो सकते हैं। Okay. और इंटरस्टिशियल लंग कॉमन नहीं है, पर बाकी भी एसएलई के साथ में लंग के थोड़े बहुत इश्यूज, स्पेशली पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इनमें आ सकता है। और मेनली जो किडनी है उसके लिए हम जब पेशेंट्स को हम रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, ठीक 3 महीने में, और हर बार हम उनका यूरिन टेस्ट करते हैं। तो यूरिन में हम प्रोटीन की मात्रा चेक करते रहते हैं। तो अगर वो दिखे कि वो बढ़ते हुए जा रही है तो हमें उनका ट्रीटमेंट जो है वो चेंज करना पड़ता है, या फिर उन्हें किडनी बायोप्सी करके लूपस नेफ्राइटिस तो नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ता है, और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। पर लूपस नेफ्राइटिस होने के बाद में भी पेशेंट की किडनी नॉर्मल हो सकती है, किडनी बच सकती है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास एंड स्टेज रीनल डिसीज के साथ जाते हैं, वो काफ़ी सारे उसमें लूपस नेफ्राइटिस है जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेट चले गए, तो किडनी खराब हो गई, एंड स्टेज रीनल डिसीज हो गया, और फिर वो डायलिसिस पे या इस पे गए। तो हम वो नहीं चाह, अगर जो पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में है वो उनकी अवस्था आएगी नहीं और उसको रिवर्ट कर सकते हैं हम। तो ये रोग में जब किडनी अफेक्शन होता है तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं, और रूमेटोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट मिलके उसको ट्रीट करते हैं। ये पेशेंट्स का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है सूर्य की किरणें। इससे बीमारी फ्लेयर होती है। तो हम हमेशा मरीजों को बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाइए दिन में 3 बार, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, हैट पहनिए या फिर ग्लव्स और जो सन कोट है वो पहनिए, चेहरा बांध के धूप में जाइए, क्योंकि जब भी बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सनलाइट। ओके मैम, अभी इसका एज ग्रुप क्या है, कि किस एज ग्रुप में लूपस फर्स्ट टाइम फ्लेयर होता है या फर्स्ट टाइम दिखता है? अर्ली 20s में दिखता है ज़्यादा, अर्ली 20s में आते हुए, मतलब अपने मतलब बेसिकली टीनेजर्स, मोर देन 10, हाँ, अर्ली 20s, यस, दैट्स द एज। 30s में भी आते हैं, ऐसा नहीं, पर दिस इज द मेन टाइम व्हेन दे आर कमिंग। बहुत बार फीवर करके आते हैं, फीवर गया ही नहीं, 2 महीने हो गए, सब दवाई दे दी, इन्फेक्शन, और फिर टेस्ट किया तो पता चला कि एसएलई है। इस तरह से वो आते हैं, तो डायग्नोसिस उनका भी थोड़ा सा डिले होता है। ओके मैम, अभी जैसे HLA-B27 एक जीन था एएस के लिए, इसके लिए ऐसा कोई जीन है या इसके और डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं? हाँ, तो ये सब लक्षण जब हमें दिखते हैं, तो एक और मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, बहुत बार डिप्रेशन आता है इनको, तो बहुत बार वो साइकेट्रिस्ट के पास में ऐसे लेके पेशेंट ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, पर ये वाला जो पहलू है उनका, मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, वो उनको नहीं बता दे, पर डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे, तो इट कुड बी लूपस। तो वो ऐसा होता है कि वो किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, मुंह में छाले, नाक में छाले आ रहे, वो ENT वाले के पास में गए, है ना, तो ये, और वो हमारे पास आने में उन्हें लेट हो जाता है। तो ANA नाम का जो टेस्ट है वो हम करते हैं, DS-DNA, ANA और ANA ब्लॉट, ये सब टेस्ट करके हम उसका डायग्नोस करते हैं। ओके, तो मैम अगर ANA पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लूपस की संभावना है या लूपस है, ऐसा कंफर्म हम कर सकते हैं? हाँ, पर अगर सिर्फ ANA पॉजिटिव है पर मरीज को बाकी कोई भी लक्षण नहीं, तो इसका मतलब उसको लूपस नहीं है। तो लूपस का डायग्नोसिस भी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस, डॉक्टर देखेगा, परखेगा, और उसके बाद में जो टेस्ट है उसको उसके साथ मैच करेगा, और देन वी से कि इट कुड बी लूपस। ओके, तो मैम एक लास्ट वर्ड फॉर लूपस, जो मेरा डर है, अभी आप थोड़ा और काउंसिल करके वो भगाएगी मेरा। नहीं, बहुत सारी अभी दवाइयाँ हैं, देखिए, बिल्कुल ही हताश होने की जरूरत नहीं है मरीजों को। रेगुलर मेडिसिन दैट इज द ओनली की, रेगुलर फॉलोअप एंड मेडिसिन। क्योंकि फॉलोअप इसलिए ज़रूरी है इन पेशेंट्स का, क्योंकि आइडेंटिफाई करना, जितना हम जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, उतना उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। तो मैक्सिमम सभी पेशेंट्स हमारे अच्छे हो जाते हैं और एक अच्छा नॉर्मल जीवन जी पाते हैं। जैसे मैंने बोला है, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नॉर्मल जॉब कर सकते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ दे कैन लीड। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैम। ये क्योंकि मैंने लूपस के पेशेंट्स देखे हैं बहुत नज़दीक से, तो वो एक थोड़ा डर रहता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी बीमारी क्यों लाया है भगवान। एक मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ जहाँ एक मेरी पेशेंट ऑलरेडी रूम में थी, और वो
मैं उसको चेक कर रही थी और दूसरी एक पेशेंट मेरी लूपस की वो आई और वो मुझसे बात करने लगी और मैं उसे कहते कहते मैं बता रही थी कि तुला SLE आपको SLE है इस तरह से एंड द अदर वन शी स्टार्टेड क्राइंग। उसने बोला कि मैम मुझे लगा कि मैं ही एक अकेली कोई दूसरे ग्रह से आई हुई प्राणी हूँ, क्योंकि वो डिफॉर्मिंग है ना, थोड़ा स्किन में चेंजेस आ जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं और सिर्फ मुझे इस दुनिया में ये बीमारी हुई है और मेरे जैसा कोई है, ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। एंड शी लाइक लिटरली वो रोने लगी है सुन के। तो हमारी तरफ से एज डॉक्टर्स हम कहीं तो हम भी कम पढ़ रहे हैं कि हम पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स और पेशेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो एक जन दुखी है और दूसरा दुखी उसको मिलता है तो वो सब दुखी हो जाते हैं, वो दुख बढ़ जाता है। तो ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैम अभी एक स्पेक्ट्रम है फाइब्रोमाइल्जिया। हम गए डॉक्टर के पास, आपने जो सारी ब्लड टेस्ट दी रूमेटोलॉजिस्ट ने, वो सारी हमने करवाई, सारी निगेटिव आई। फिर हमने आपको एक बोला भी कि क्या मैम आपने पेन हमारा है लेकिन सारी ब्लड टेस्ट निगेटिव आ रही है, फालतू हमारा खर्चा भी करवाया आपने लेकिन वो सारी टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी पेन है, ये कोई कंडीशन है? और इसमें जैसे आपने कहा था कि फाइब्रोमाइल्जिया का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, मैम इसको एलैबोरेट कीजिए ना प्लीज। तो फाइब्रोमाइल्जिया भी पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है और अभी क्या है फाइब्रोमाइल्जिया, पहले मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि यंग महिलाएं ज़्यादातर आती है और इनको पूरे ही शरीर में दर्द रहता है और इंटेंसिटी वैसी ही रहती है ऑलमोस्ट जैसे अपने इन्फ्लेमेटरी जो बीमारी है रूमेटॉइड और ये उनके जैसा ही उनको दर्द रहता है। जोड़ों में दर्द रहना, पूरे शरीर में दर्द है और काफ़ी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका पुअर रहता है। तो हर तरफ दर्द तपासते हैं जब हम उनको तो बहुत सारे टेंडर पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के, उनको टेंडर पॉइंट्स कहते हैं। तो वो टेंडर पॉइंट्स में उनको दर्द रहता है। जब हम उन्हें पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है, तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसे, तो हस्बैंड बोलता है कि ये तो बहुत सोती है मैडम। बट इफ़ यू आस्क हर, उसको जब हम पूछते हैं वो बोलती है कि मैं सोती तो बहुत हूँ पर जब सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे फ्रेश नहीं लगता। 10 घंटा सो लिया फिर भी फ्रेश नहीं लगता है, दिन में भी मुझे नींद आती रहती है। दूसरा भी उसमें प्रकार है जो बोलते हैं कि हम कम घंटे सोते हैं, 12 बजे सो रहे, 5 बजे टिफिन बनाना है, उठ गए। तो एक तो क्वांटिटी ऑफ स्लीप यानी कम घंटे, दूसरी है क्वालिटी। जो नींद है जब हम सोते हैं तो पहले नींद सतही रहती है, फिर वो गहराई में जाती है। ये गहरी 6-8 घंटे की नींद हर इंसान को जरूरी है, फिर सतही होती है, फिर हम उठ जाते हैं। तो ये जो मरीज है ना, इनकी नींद रात भर सतही रहती है। तो सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश ही नहीं लग रहा है, सोने की इच्छा है क्योंकि सतही थी। मांसपेशी को जो आराम चाहिए वो रात की गहरी नींद में आता है, तो वो नहीं मिल पाता है। और काफी सालों तक वो 4-5 साल तो कम से कम उनका ये ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न रहता है। यूजुअली जो महिलाएं हैं, मैंने देखा है अमर कि जो महिलाएं हैं जिनका जो प्रेग्नेंट हो गई, फिर डिलीवरी हो गई और फिर बच्चे हो गए और फिर बच्चों के बाद उनका स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, फिर वो चेंज जो होता है ना वो नॉर्मलाइज ही नहीं हो पाता कभी, ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरा है कि ये एक पार्ट हो गया नींद का। दूसरा इनका प्रॉब्लम रहता है बहुत ज़्यादा तनाव लेना दिन में। तो दिन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। तो मन और शरीर अलग नहीं है ना, मन में तनाव आया तो शरीर में आता है, शरीर में यानी मांसपेशी में आता है। तो दिन में भी मांसपेशी टाइट है, रात में भी मांसपेशी टाइट है, ये बहुत समय से हो रहा है। और उसकी वजह से फिर कुछ समय तो हमारा शरीर उसको कंट्रोल कर सकता है, फिर वो लक्षण दिखाता है, जैसे पूरा समय शरीर में दर्द मालूम होना, पहले से काम करने का उत्साह नहीं लगना, चिड़चिड़ापन लगना, ऐसे लग रहा है कि हर दिन हम अपने शरीर को खींच रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे खुद के साथ में, ऐसे उत्साह नहीं लग रहा है, ये करना है वो नहीं हो रहा है उन्हें। और ओवरऑल डिट्योरेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी तो खराब हो गई ना लाइफ की। जब अगर आप में उत्साह नहीं है तो आपकी क्वालिटी तो एज नॉर्मल तो नहीं रही। और इसका जो मैंने बहुत सारी महिलाओं को मैं रोज मिलती हूँ, तो मैंने देखा कि उनको क्या तनाव के क्या कारण है उनमें। तो अगर आप कहे तो मैं बताऊं? यस मैम, प्लीज महिलाओं में तनाव के कारण जरूर। तो एक तो इनका ये है कि जो 1 से लेकर 10 तक तो
कभी भी महिला का जो खुद के लिए नंबर है ना, वो 7, 8, 9, 10, यानी पहले 7 नंबर पे बाकी लोग ही है उसमें, प्रायोरिटीज में। बच्चे है, हस्बैंड है, घर है, घर की साफ सफाई है, घर के काम है, रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, और खुद का उसका नंबर एकदम लास्ट आता है। तो शी इज नेवर हर प्रायोरिटी, और उसे लगता है कि मैं इन सब चीजों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो एक महिला को जब आप देख रहे हो ना जो ऐसे तनाव में, तो वो अपने सिर के ऊपर एक बड़ा पहाड़ लेकर चल रही है, तनाव का और अपेक्षाओं का पहाड़, कि मैं ये कर पाऊंगी, ये करूंगी, पर ये करते करते वो कहीं खुद को भूल गई है। और ये भूलने की वजह से वो, उसका शरीर जो है वो बहुत पीछे छूट गया है। वो खुद के शरीर को ना उससे प्यार कर पा रही है, ना उसे इज्जत दे पा रही है। और इसी वजह से इसमें बहुत सारे लोगों को OCD यानी साफ सफाई का भी कीड़ा है, कि ये साफ करना है, ये करना है, और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं आराम नहीं करूंगी। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कंटिन्यूअसली दे वर्किंग ना हो। घर का जो काम है वो तो उसका कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, पर वो काम जो है वो करते जा रहे हैं, रुकते नहीं, मन की सुन रहे हैं, शरीर की आवाज नहीं सुन रहे, और उसके बाद में फिर ये तनाव आ रहा है। तो मैम, लेकिन इसमें जब हम आप जितने भी हमें ब्लड टेस्ट बताते हैं सारे नॉर्मल निकलते हैं? यूजुअली ब्लड टेस्ट नॉर्मल रहेंगे सब। हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ये साथ जाते देखते हैं, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, सब नॉर्मल रहते हैं। बहुत बार इनको साथ में विटामिन D और B12 का भी कमी रहता है, वो भी हम देते हैं। उनको एडवाइस करना टू रिड्यूस स्ट्रेस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली स्लीप हाइजीन, नींद को इम्पोर्टेंस देना। बहुत सारे लोगों के यहाँ मैं पूछती हूँ, उनको तो बोलते हैं हमारे सब बच्चे वगैरह सब लोग 12 बजे सोते हैं, हम 10:30 बजे हम खाना खाते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। तो उन्हें एडवाइस करके, मोस्टली काउंसलिंग हेल्प्स देम, बात करने से, और उनका क्या प्रश्न है वो समझना। सर मैम, इस कॉन्टेस्ट को अगर हम देखें, क्या ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको? नहीं, ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, इन महिलाओं में अभी पाया गया है। इसमें एक जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर में महिला है और वो हमेशा कंप्लेन करती है कि मेरी बॉडी पेन है, और घर वाले उसको बोलते हैं ये हमेशा का यही इसका, हाँ, ये तरह शायद साइकोलॉजिकल हो सकता है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे मैम, और क्या पाया गया आप जो बता रहे थे? हाँ, नहीं, तो मैंने वही कहा कि जब आप ही अपना नंबर 10वां दे रहे हैं, तो बाकी लोग तो आपको 10वां नंबर देंगे ना। है ना? तो वो एक है कि महिलाओं की हेल्थ, जो कि शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एवरी फैमिली, क्योंकि शी इज द बेसिस ऑफ योर फैमिली। अगर आज माँ नहीं है घर में, तो घर क्या है? कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। तो जो नंबर 1 प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो फीमेल हेल्थ को करना चाहिए, कोई भी फैमिली में। दैट शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। और महिलाओं ने भी ये सतर्क रहना चाहिए कि हम, हमारी प्रायोरिटी रहे, पहले से 5वां नंबर हमारा होना चाहिए। और लर्न टू से नो, जो नहीं जम रहा है उसको ना बोले, मैं नहीं करूंगी, नहीं, बार बार ना बोलना, वो बहुत जरूरी है। आप सब चीजें खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चों का आधा काम ले रहे हो, आप हस्बैंड का आधा काम ले रहे हो, आप घर की बाई का आधा काम ले रहे हो, फिर आप वर्किंग भी हो, फिर आप उधर जाके काम भी कर रहे हो, तो आप अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जब नहीं देंगे तो शरीर तो बगावत करेगा ही ना। इसमें वैसे क्लास सवाल है, ये पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, क्या वो डायरेक्टली तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास शायद आते होंगे, तो आप वो बताना चाहेंगे? लेकिन मुझे लगता है जो आपसे सुन के, कि शायद हम पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाते होंगे, या फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे, और फिर बाद में रूमेटोलॉजिस्ट के पास शायद आते होंगे। तो क्या पैटर्न है? हाँ, वही पैटर्न है। वो काफी समय तक घूमते हैं, दवाई लेते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, पेन किलर्स, ये सब लेते हैं, और 2, 3, 4 साल इसके बाद में हम तक पहुंचते हैं। बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। और एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इसमें, कि फीमेल हेल्थ में एक्सरसाइज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरीडे एक्सरसाइज करना उनके लिए ज़रूरी है। पर जो गांव के लोग पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि एक्सरसाइज तो टैबू है गांव में। कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उनको बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, वॉक करने के लिए शर्माते हैं लोग। मेरे एक पेशेंट है, पुरुष है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 4 बजे उठ के ही चला जाता हूँ मैडम अपने एक्सरसाइज बताने। 4 बजे क्यों उठ रहे हो आप? क्योंकि बाकी फिर गांव के लोग बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं कुछ। तो एक्सरसाइज इज समथिंग विच इज नॉट रिस्पेक्टेड। अब जो मैं एक्सरसाइज के बारे में बोलती हूँ, तो सभी मरीज मेरे 80% बोलते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं। तो काम तो व्यायाम नहीं है ना, काम तो आप शरीर से करवा रहे हैं, व्यायाम वो है जो आप शरीर के लिए कर रहे हैं।
exercise has a very important role in the management of all rheumatological diseases and fibromyalgia. मैम अभी आखिरी के 2-3 सवाल है, हम लास्ट फेज में है। स्ट्रेस के बारे में अभी आपने डिस्कस किया। मैं इन जनरल स्ट्रेस का रोल रूमेटोलॉजिकल डिसीजेस फ्लेयर अप होने में क्या है इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। कंडीशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई पेशेंट, उसको कोई व्यक्ति, पेशेंट नहीं अभी, उसको HLA-B27 पॉजिटिव है, उसको डिसीज नहीं है, ठीक है, या फिर उसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का टेस्ट भी पॉजिटिव है, डिसीज अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन वो ऐसे कंडीशन में आया कि उसको एक्सेसिव स्ट्रेस है उसकी लाइफ में। क्या ऐसे कंडीशंस में भी उसको बीमारी फ्लेयर होने की, रिफ्लेक्ट होने की संभावना बढ़ती है? कैसा है कि बहुत सारी जो रूमेटोलॉजिकल डिसीजेज है उसके साथ स्ट्रेस ओवरलैप होता है। अभी आप सोचो कि आप घर का सुबह उठने के बाद आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, आपको किसी को बुलाना पड़ रहा है, मुझे उठाओ, मुझे पानी दो, मुझे टॉयलेट तक हेल्प करो। ये स्ट्रेसफुल नहीं है? और ये तकलीफ में आप सालों साल निकाल रहे हो, स्ट्रेसफुल है। तो हर बीमारी के साथ में डिप्रेशन है एसोसिएटेड, उसको देखना और उसको ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने वो क्रॉनिकली वो पेन में रहे हैं ना। एक दिन कोई बंदा गिर जाता है, अब कोई हड्डी वड्डी टूट जाती 2 महीना, तो इट्स पेनफुल। ये मरीज ऐसा सालों साल सभी जोड़ों में तकलीफ लेकर घूम रहे हैं, ये तो पेनफुल कंडीशन है। सेकेंडली, एक्सेप्ट करना कि मुझे ये प्रॉब्लम है और फिर उसका ट्रीटमेंट करना। तो एक्सेप्टेंस के जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उसके पहले की स्टेज है रिजेक्शन, कि मुझे ये क्यों हुआ, मेरे आजू बाजू में मेरे उम्र के इतने लोग हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये भी एक मानसिक अवसाद का कारण है कि तो रिजेक्शन के बाद में एक्सेप्टेंस आता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को एसोसिएटेड माइल्ड डिप्रेशन होता है, विच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड विच नीड्स टू बी ट्रीटेड। इसमें डॉक्टर का रोल बहुत बड़ा है, बात करना पेशेंट से और पूछना। बहुत बार दिखता है कि कोई, जैसे भी कोविड में बहुत सारे मरीजों के नियर एंड डियर वंस दे लॉस्ट, तो उसके बाद में उनके डिसीज फ्लेयर हुए। तो कोई मेजर लॉस है, कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्रंच आया है, उसके बाद में अंदरूनी उनका जो द्वंद है, उसके बाद में बीमारी फ्लेयर होना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। कोई हॉस्पिटलाइजेशन दूसरे कोई कारण से हो और ये बीमारी फ्लेयर हो गई, ये सब जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से है उससे फ्लेयर अप होती है बीमारियां, फ्लेयर होती है, उससे ये पाया गया है। मैम अभी हम आ रहे हैं मैम ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। ट्रीटमेंट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक है मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयाँ, ये सारा, और दूसरा है हमारे मन, मतलब जो आपने एक्सेप्टेंस के बारे में कहा। तो मैं सबसे पहले मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि दवाई आई है, अच्छी दवाई है। मैम किस तरह की दवाई आई है और कितने दिन हमें लेनी पड़ती है? तो अगर हम इसकी हिस्ट्री हम ट्रेस करेंगे, तो शुरुआती जब इसका ट्रीटमेंट आया था तो सिर्फ पेन किलर्स थे, एनसेड्स और स्टेरॉइड्स, है ना, कुछ 50 साल पहले आप पकड़ लीजिए। ऑटोइम्यूनिटी वाले डिसीजेस है, ये पता था। हाँ, पर उसकी ट्रीटमेंट नहीं थी विशेष। अब उसके लिए पेन किलर्स और स्टेरॉइड देते थे। फिर इवेंचुअली जब कैंसर को ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो एक दवाई है मीथोट्रिक्सेट, वो और जो पेशेंट को कैंसर है और रूमेटॉइड है, तो रूमेटॉइड उनका ठीक हो रहा है। तो उन्होंने तब फिर डिवाइस किया, अच्छा ये कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये जो गोली है मीथोट्रिक्सेट या ये जो दवाई है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम करेगी। इस तरह से पता चला कि मीथोट्रिक्सेट जो है, जो आज गोल्ड स्टैंडर्ड है इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड में काम करता है। एक्सीडेंटली दे फाउंड आउट। फिर मीथोट्रिक्सेट आया, जो कि एंकर ड्रग बोलते हैं हम इसको, कि कोई भी बड़ा से बड़ा दवाई देंगे पर मीथोट्रिक्सेट हम देते हैं मरीज को, और बहुत बढ़िया दवाई है। मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट्स को, उनके ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, और बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा देखना पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म हम पेशेंट्स को देते हैं ओवर ईयर्स। सेकेंडली, बाद में जो ये इन दवाइयों को हम, जैसे लेफ्लुनमाइड है, सैलाजोपाइरिन है, ये दवाइयों को हम डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ये बीमारी को मॉडिफाई करती है। जैसे पेन किलर क्या कर रहा है, सिर्फ पेन को कम कर रहा है, हाँ। पर डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट क्या कर रहे हैं, बीमारी को चेंज कर रहे हैं और बीमारी को कंट्रोल में ला रहे हैं। और पेन तो इवेंचुअली बीमारी कम हो गई तो पेन कम ही होने वाला है, तो सूजन आना वगैरह, अंदरूनी जो जॉइंट डैमेज है उसको वो प्रिवेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद में आए सब बायोलॉजिक्स, तो उसमें TNF इनहिबिटर्स, इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स, ये जो दवाइयाँ हैं।
ये बहुत बढ़िया काम करती थी। और जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कन्वेंशनल डीमार्ट से, उनके लिए ये बायोलॉजिक डीमार्ट्स है। तो बायोलॉजिक डीमार्ट्स में इंजेक्टेबल्स थे और उसके साथ में बी सेल इनहिबिटर्स जैसे रिटुक्सिमैब है, ये हो गए, या टोसिलुजिमैब है। और इसके अलावा अभी जो नए आए हैं वो है जैक इनहिबिटर्स, है ना, जाइनोस काइनेज इनहिबिटर्स, जो कि टैबलेट फॉर्म में है और ये भी वापरे जाते हैं। पर हर मरीज को एक जैसा दवाई नहीं दे सकते, किसी के लिए वो है तो किसी के लिए दूसरा है। तो ये जैसे एक कपड़ा है, तो आपके लिए बन रहा है और मेरे लिए बन रहा है, उसमें से कोई ड्रेस तो अलग बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड टेलर मेड। सो वैसे ही ये दवाइयाँ तो है, बहुत सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल है, बट दे नीड टू बी टेलर मेड फॉर द पेशेंट। ओके, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है। आज कोई 70 साल का व्यक्ति है और कोई 30 साल का व्यक्ति है, तो उन दोनों का ट्रीटमेंट में फर्क रहेगा, क्योंकि उनका किडनी फंक्शन अलग है, उनका बाकी ओवरऑल कोमॉर्बिडिटीज, जैसे किसी को साथ में बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी को तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा थोड़ा, और किसी को कोई बीमारी नहीं, उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। किसी को एक बच्चा है, दूसरा बच्चा चाहिए, उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। किसी की शादी नहीं हुई है, उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। किसी के बच्चे हो चुके हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड टेलर मेड थेरेपी। इट विल ऑल्टर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। कोई हम स्टैम्प नहीं है कि ये ऐसा, ये स्टैम्प है और ये हर पेशेंट को लगा दीजिए स्टैम्प, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट अलग होगा, उस पर विचार किया जाएगा कि ये दवाई इसके लिए ठीक रहेगी क्या, उससे बातचीत की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, एंड उसके बाद में वी विल बी गिविंग द मेडिसिन। यस मैम, एक सवाल पेशेंट की तरफ से आया है। पेशेंट बोलते हैं कि हाँ ये सब तो ठीक है, हमें दो चीजें जाननी है। जो नए पेशेंट्स है वो, फर्स्ट आपने हमें दवाई दी, हमको कितने दिनों में ठीक लगने वाला है, और दूसरा आप हमें बार बार क्यों बुला रहे हैं फॉलोअप के लिए। या तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे बहुत बार पेशेंट बीपी की गोली लेते हैं और लेते ही रहते हैं जीवन भर, है ना, वैसा इन दवाइयों का नहीं है। हाँ, ठीक होने में 6 हफ्ता, 8 हफ्ता, 2 से 3 महीने। और ये देखिए क्या है, ये स्टेयर केस है। एक हम आपको देखेंगे 1-1.5 महीने बाद, फिर देख के दवाई को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे सब ठीक है क्या, फिर दवाई बढ़ाएंगे। स्टेयर केस है। स्टेयर केस से जाने में टाइम तो लगेगा, पर उसमें संभावना है, रिस्क कम हो जाती है। दूसरा है जंप मारना। तो जंप मारने में ऊंचा तो जा सकते, पर गिरने की संभावना है, तो इसलिए जंप नहीं मारना है, धीरे धीरे ही जाना है, स्टेयर केस अप्रोच। सेकेंडली, बुला क्यों रहे हम आपको बार बार, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि दवाई से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। दूसरा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि बीमारी कितना कंट्रोल में आया है, कंट्रोल अच्छा आया है कि नहीं बीमारी का। और तीसरा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट को और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जो हमने शायद फर्स्ट विजिट में मिस कर दिया, जैसे कुछ बीपी है, शुगर है, हाँ, उनके बोन की कंडीशन कैसी है, साथ में ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, बाकी सब ठीक चल रहा है क्या, वैक्सीनेट हुए हैं क्या, ये सब चीज देख के फिर हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार मरीज को 2 महीने या 3 महीने के बाद बुलाने के बाद हम उनको 6-6 महीने में भी बुला सकते हैं, पर इसमें हम लिवर, किडनी और ब्लड का जो टेस्ट करते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मरीज को देखना, उनका बीमारी अगर कंट्रोल में है तो फिर दवाइयाँ कम करना, ये भी जरूरी है। मतलब बीपी जैसा लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी ना कभी आप मॉनिटर करके हमको बोलेंगे कि अभी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। ये समय आ सकता है। अच्छा। आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आता ही आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी में आता है, मैंने कहा आ सकता है। कुछ मरीज जो है वो लॉन्ग थेरेपी के बाद में हो सकता है कि हम उनकी दवाई बंद करके देखें कि कई बीमारी आ तो नहीं रही, इसको रेमिशन कहते हैं हम। तो जब ये जब होता है कि बीमारी हमें देखिए कि अभी आई नहीं है बहुत समय तक, तो उसको हम ड्रग फ्री रेमिशन कहते हैं, विदाउट मेडिसिन। और कहाँ पर पूरा दवाई लेने के बाद में विथ ड्रग, वो बीमारी है ही नहीं अभी, पर दवाई ले रहे हैं पेशेंट। तो बंद करने के बाद में दवाई क्या हो सकता है, 3 चीजें हो सकती है हमारे। एक कि ये बीमारी तुरंत आ जाए, तो इनको लॉन्ग टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा। दूसरा, 8 साल कुछ हुआ ही नहीं, फिर आ गई। तीसरा, कभी नहीं आए, जो कि एक नॉट अ वेरी बिग portion of patients will belong to that category, but it is a possibility. अच्छा, मतलब बहुत कम लोगों में होता है कि कभी ना आए, लेकिन पर हो सकता है। ग्रेट। और जो लास्ट अभी जो मैंने ये मेडिसिन के बारे में हमने कहा, दूसरा इन दवाइयों, इन बीमारियों की तरफ देखने का जो हमारा अप्रोच है, वो कितना हेल्पफुल है टू फाइट अगेंस्ट दिस ऑल रूमेटिक एंड ऑटोइम्यून डिसीजेस। या तो मेरा ऐसा सभी पेशेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि ये सभी बीमारियां ट्रीटेबल है।
आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ट्रीटेबल बीमारी आपको दी, इसको ट्रीटमेंट है, दे कैन बी कम्प्लीटली ट्रीटेड और वो एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, सब कर सकते हैं, है ना। अभी हमारा जो पेशेंट स्पेक्ट्रम है उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एथलीट्स सब लोग हैं, तो इसका मतलब वो भी दवाई लेकर नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, है ना। तो जैसे जिसको बचपन में ही शुगर हो गया है वो इंसुलिन ले रहे हैं ना, दिन में 4 बार 5 बार ले रहे हैं, जो भी बच्चे हैं जो ले रहे हैं और जीवन पूरा अच्छा बढ़िया जीवन जी रहे हैं। वैसे ही रूमेटॉइड और ये सभी बीमारियों के साथ में है, दवाई लीजिए और एक अच्छा जीवन जिए। तो पॉजिटिव रहना जरूरी है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना जरूरी है। 100% all these diseases can be completely controlled as of date completely controlled। क्योर आएगा, क्योर विल कम इवेंचुअली, इससे बेटर मेडिसिन आएंगी, वी हैव टू बी होपफुल। पर आज का डेट में भी वी कैन गिव द पेशेंट एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ग्रेट ग्रेट मैम, और एक बीमारी है जिसका नाम है शोगरेन सिंड्रोम। ये जब इसके बारे में मैंने पढ़ा था, अखबार में ही पढ़ा था एक बार, और ये बीमारी ऑटोइम्यून बीमारी है, और लेकिन ये थोड़ी अजीब लगी बीमारी, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए ना मैम। ये शोगरेन सिंड्रोम का जो डायग्नोसिस है ना वो बहुत लेट होता है। अच्छा, एग्जैक्टली बीमारी क्या होती है मैम ये? शोगरेन सिंड्रोम में कुछ जो मरीज आते हैं तो मुंह सूखता है उनका, मुंह में सूखापन, क्योंकि ये लार बनाने वाली जो ग्रंथियां है वो काम नहीं कर रही, उस पे ऑटोइम्यून जो हमारे उस पे क्या कह सकते हैं हम, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, और आंखों में भी सूखापन आता है। जैसे मरीज को हमने पूछा कि आंसू आते हैं क्या, तो उनको आंसू नहीं आते, कम आते हैं। वो बोलते हैं कम आते हैं, डायरेक्टली कोई नहीं बताएगा आपको ना, ये वो पूछना पड़ता है कि अगर रोना आया तो आंसू आते क्या, तो आंसू कम आते हैं। मुंह में सूखापन लगता है, ब्रेड खा रहे तो उसके साथ चाय लेनी पड़ रही है, रोटी खा रहे तो दाल में मिक्स करके खाना पड़ रहा है। अगर आप उनको पूछेंगे कि आपको दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि, तो हाँ, उन्हें बार बार जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास, क्योंकि बहुत सारे दांत समय के पहले उनको रूट कैनाल करना पड़ रहा है, बहुत सारे दांतों में कैप लगी हुई है या फिर टूथ लॉस हो गया है। तो अगर ये समय के पहले आपको दिख रहा है 35 इयर्स की 40 इयर्स की महिला में, ऐसा नहीं दिखना चाहिए ना, दांत क्यों गए सब, तो देन वी शुड बी अलर्ट कि कहीं ये शोगरेन्स तो नहीं है। तो शोगरेन्स के ये लक्षण जो है वो तो साधारण लक्षण है, पर कभी कभी उसमें लंग में, नर्व्स में और किडनी में ऐसे भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर बहुत बार ये अंडर डायग्नोज होता है बीमारी। ओह, लेकिन एक बार डायग्नोस हो गया तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? उनको फॉलो अप और रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। फिर बाद में उनका सलाइवा प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है अगर ट्रीटमेंट होने के बाद? बहुत ज्यादा दवाइयाँ अभी इसमें नहीं है, रिसर्च जो हुआ है उसमें मैक्सिमम दवाइयाँ बहुत बढ़िया काम नहीं करती है शोगरेन्स में, पर हम उनको टीयर ड्रॉप्स मतलब टीयर सप्लीमेंट देते हैं आँखों में, जो उनका लिक्विड कम हो गया है, और सलाइवा के लिए भी कुछ प्रिपरेशंस है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, तो उससे वो अपना लाइफ नॉर्मल जी सकता है। नॉर्मल जी सकते हैं। फिर उनको डेंटल हाइजीन के बारे में बताना पड़ता है, जैसे बार बार ब्रश करना और रात में भी ब्रश करके सोना, ये सब उनको दांतों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स आपसे जानना है कि क्योंकि हम जब बीइंग पेशेंट हम देखते हैं कि हमारे जैसे लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। आप कुछ इंस्पिरेशन देना चाहेंगे मैम विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स? तो एक मेरी पेशेंट है जो कि MBBS स्टूडेंट थी, और उसको इंटर्नशिप वो कंप्लीट करना चाह रही थी, और उसे बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटी वो 4 साल से इंटर्नशिप कर रही थी, 4 इयर्स, तो उसको कंप्लीशन मिल नहीं रहा था। 3 to 4 इयर्स उसको लग रहे थे क्योंकि वो कर ही नहीं पा रही थी काम। और देन शी केम एंड शी वाज फाइन, और अभी वो PG कर रही है अभी। सो दैट इज उसको रूमेटॉइड था। और शी इज लाइक डूइंग फैंटास्टिक नाउ, और उसके पेरेंट्स ने और उसने जो हिम्मत दिखाई और उसने जो सही तरह से दवाइयाँ ली, शी इज लिविंग अ ग्रेट लाइफ टुडे। तो आई थिंक दैट्स वेरी, कभी हमें भी लगता है कि कुछ जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम है। एंड सेकेंडली एक हस्बैंड थे जो कि जिनकी जो आने के बाद उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। नेक्स्ट विजिट पे जो आए तो उन्होंने बोला कि मैम मैं आखिरी 8-10 सालों से मैं ही खाना बना रहा हूँ, और अब
पिछले कुछ महीनों से अभी मेरी वाइफ खाना बना रही है और उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये काम मुझसे छूट गया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। कुछ जो एक मरीज था, मेरा एक यंग लड़का था जो बार बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की, 3-4 बार वो जाकर उसने ही अटेम्प्टेड सुसाइड। उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके गांव के लोग उसको लेकर आए थे। तो हमने डायग्नोसिस क्या था मैम? उसका डायग्नोसिस सोरियाटिक आर्थराइटिस था। और जब वो बच्चा आया तो ही वॉज इन अ वेरी बैड शेप। उसको पकड़ के 2-3 लोग लेकर आए थे एंड देन ही इम्प्रूव्ड। और उसके पेरेंट्स दोनों डेली वेजेस लेबरर्स थे, तो हमने उसका इलाज बोल के उसको फ्री करा दिया सब इसका इलाज, और ने इंश्योर किया कि उसको हर महीने दवाई मिले। और 2 साल बाद एक दिन वो आया और मेरे लिए एक भगवान की फ़ोटो लेकर आया और उसने कहा कि ये मैंने खुद काम किया है और मैंने पैसे जमा किए और फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने वो रखा है फ़ोटो अभी भी, और आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ अनफॉरगेटेबल। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ और आपने जो बताया ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स है वो प्रिसाइजली ऑटोइम्यूनिटी और रूमेटिक डिसीज के बारे में अवेयर होंगे। Yes. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर मैम। Thank you, Amar. Thank you for the opportunity. Thank you.